छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 71A। आज का विषय यही है। आज हम समझेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के सेक्शन 71A के प्रावधान, इसकी एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेशन। झारखंड राज्य टेनेंसी एक्ट के परिप्रेक्ष्य में दो भागों में बटा है। पहला छोटा नागपुर डिवीजन, इसमें नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन, ये तीनों आते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल है। और दूसरा है संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू होता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों को अपनी भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। और यदि भूमि का हस्तांतरण सेक्शन 46 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किया जाता है तो इसके रेस्टोरेशन का भी प्रावधान दिया गया है। वहीं रेस्टोरेशन के संबंध में एक विशेष प्रावधान भी है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 71A, जो आज का महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रावधान बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत निर्धारित शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों पर ही लागू होता है। यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है, जो बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन के तहत शेड्यूल्ड एरिया को निर्धारित किया गया है, उसी एरिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी है और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों पर एप्लीकेबिलिटी है। यानी बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्यों पर सेक्शन 71A एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 71A डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार देता है कि यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य की जमीन को गैरकानूनी रूप से हस्तांतरित किया गया है तो उस भूमि पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों का पोजीशन बहाल करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब ये गैरकानूनी रूप से हस्तांतरण किसको कहते हैं? गैरकानूनी रूप से हस्तांतरण का मतलब हुआ कि सेक्शन 46 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अगर कोई हस्तांतरण किया जाता है तो यह हस्तांतरण गैरकानूनी माना जाएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रावधान है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपनी भूमि सेल, गिफ्ट, विल के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य को जो उसी पुलिस स्टेशन के तहत के निवासी हों, उनको हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन एक शर्त और है कि इस हस्तांतरण के पहले उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेनी होती है। इस प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य भी उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर के उसी जिले की सीमा के भीतर रहने वाले अपने समुदाय के सदस्यों को अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं जिस जिले की सीमा के भीतर भूमि स्थित है। क्या अंतर हुआ? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य उस सीमा के अंदर रहने वाले व्यक्ति को अन्य शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य को भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं जो उसी थाने के अंतर्गत रहने वाले हों, उसी थाने के अंतर्गत के निवासी हों। लेकिन अगर यही ट्रांसफर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों द्वारा किया जाता है तो यह हस्तांतरण की सीमा उस जिले की होती है। यानी उस जिले के भीतर रहने वाले अन्य शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास के सदस्यों को अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वर्ष 1908 में लागू किया गया था और सेक्शन 71A का प्रावधान शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969
के द्वारा शामिल किया गया। सेक्शन 71 के प्रावधान डिप्टी कमिश्नर को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसी हस्तांतरित भूमि को ट्रांसफरी को बेदखल करने और मूल रैयत पर कब्जा बहाल करने के लिए अधिकृत करती है जब भूमि का हस्तांतरण छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 या किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन से प्रभावित होता है। सेक्शन 71A की एप्लीकेबिलिटी को जानें तो CNT एक्ट के तहत भूमि हस्तांतरण के संबंध में इस संदर्भ में झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस M.Y. इकबाल का जजमेंट है केस ऑफ अनुपमा राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। जजमेंट की तारीख है 31 जुलाई 2003। इस केस में न्यायालय ने इस बात को आधार बनाया कि 1953 से ही जमीन पर छपरबंदी रेंट भुगतान किया जा गया है। पिटिशनर ने अपने नाम से म्यूटेशन करवा लिया है जिसका म्यूटेशन केस नंबर है 252/1965-66। आवेदक अनुपमा राय स्टेट ऑफ बिहार को छपरबंदी रेंट का भुगतान कर रहे हैं। आवेदक ने रांची इंप्रूवमेंट अथॉरिटी से मकान बनाने के लिए नक्शा की स्वीकृति लेकर के और उस स्वीकृति नक्शे के आधार पर एक पक्का मकान बनाया। न्यायालय ने यह माना कि जमीन आवासीय है और निर्णय दिया कि एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ छपरबंदी लैंड अंडर सेक्शन 71A ऑफ द CNT एक्ट इज नॉट मेंटेनेबल। एविडेंटली क्लियर कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि की प्रकृति को छपरबंदी में बदल दिया गया है, CNT अधिनियम की धारा 71A के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होते और भूमि के रेस्टोरेशन या मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। छपरबंदी शब्द का प्रयोग उस भूमि के संबंध में किया जाता है जो पहले अनुसूचित जनजाति के समुदाय के थी और बाद में पूर्व जमींदार द्वारा उसे छपरबंदी घोषित कर दिया गया था, या जमींदारी उन्मूलन के बाद जिले के उपायुक्त द्वारा यह छपरबंदी घोषित किया गया हो, तो यह इस प्रकार की भूमि छपरबंदी भूमि कहलाएगी। अनुसूचित जनजाति समुदाय द्वारा छपरबंदी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसी भूमि को वे स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सकते हैं। छपरबंदी भूमि को हम आवासीय भूमि भी कह सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन की प्रक्रिया सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पर किया जा सकता है, आवासीय भूमि पर नहीं किया जा सकता है अंडर सेक्शन 71A ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। झारखंड हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय यहां उद्धृत करना चाहूंगा, कमला काशी झा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इस केस में दिनांक 25 फरवरी 2010 को निर्णय देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस DGR पटनायक ने विभिन्न बिंदु पहलुओं पर निर्णय दिया। इस जजमेंट का कुछ रिलेवेंट पारा को पढ़ते हैं जो यहां हमारे तथ्य को समझने में, इस विषय को समझने में सहायक साबित होंगे। जजमेंट का पारा 7 छपरबंदी के संबंध में निर्णय देते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट नेचर ऑफ लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू छपरबंदी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71A ऑफ द CNT एक्ट हैव नो एप्लीकेशन एट ऑल and no order for restoration of the land for the payment of compensation could have been passed by appellate authority। यह निर्णय दिया गया कि छपरबंदी घोषित भूमि पर सेक्शन 71A का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी जजमेंट का पारा 17-18 महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है। यहां न्यायालय ने प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन को स्पष्ट किया। पारा 17 में क्या लिखा गया? पारा 17 में न्यायालय ने कहा कि द इशू एज टू वेदर द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन वुड अप्लाई टू ए claim for restoration of the land under section 71A of CNT Act
हैज बीन सेटल्ड बाय जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया गया यहाँ और उस पर रिलाय करते हुए जजमेंट दिया गया। 17 सेक्शन पारा 17 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया गया और पारा 18 में उसको कोर्ट न्यायालय ने कंक्लूड किया। यहां पर उस निर्णय का उद्धृत किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने जय मंगल ओरांव वर्सेस श्रीमती मीरा नायक एंड अदर्स के केस में भी दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में क्या देखते हैं, जैसे उस निर्णय को क्या है। जजमेंट इन केस ऑफ जय मंगल ओरांव वर्सेस श्रीमती मीरा नायक एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 5 मई 2000, डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस डोराय स्वामी राजू एंड ऑनरेबल जस्टिस एम.बी. शाह। लॉ ऑफ लिमिटेशन की एप्लीकेबिलिटी के संदर्भ में सेक्शन 71A के प्रावधान के दायरे की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि merely because section 71A commences with the word if at any time, it cannot be taken into mean that those power could be exercised without any point of time limit. As in this case, after nearly about 40 years, unmindful of the right of the parties which they acquired in the meantime under the ordinary law and the law of limitation. सेक्शन 71A के अंतर्गत पहला ही लाइन लिखा हुआ है इफ एट एनी टाइम। सेक्शन 70A को डिफाइन करने में पहला वर्ड ही यूज किया गया है इफ एट एनी टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को डिफाइन किया, कहा कि लिमिटेशन लागू होगा और उपायुक्त इस प्रावधान को समय सीमा तक ही लागू कर सकते हैं, अर्थात लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। अनिश्चित काल के लिए जब भी इच्छा करे, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी या इस सेक्शन को अप्लाई करने का अधिकार उपायुक्त के पास होगा, ऐसा नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीतू साहू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और फूलचंद मुंडा के केस के निर्णय में भी सेम ऑब्जर्वेशन दिया है। अब देखते हैं जजमेंट का पारा 18। जजमेंट के पारा 18 में किस जजमेंट का, अभी हम लोग जो रेफरेंस दे रहे थे कि छपरबंदी के संबंध में जो जजमेंट न्यायालय ने दिया एक कमला काशी झा के, उस केस के पारा 18 में जब हम लोग देखते हैं तो कंक्लूडिंगली न्यायालय ने लिखा It cannot therefore be argued that principle of the law of limitation would not apply in case of an application seeking restoration of land under section 71A of the CNT Act. ये आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते हैं कि सेक्शन 71A में इसका लिमिटेशन लागू नहीं होगा, ऐसा आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता है। स्पष्ट है कि सेक्शन 71A के अधिकारों का प्रयोग करते समय उपायुक्त को लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत निर्धारित समय का पालन करना होगा। जहां तक लिमिटेशन के पीरियड का प्रश्न है, लिमिटेशन कितना होगा, बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 में स्पष्ट किया गया है कि द लिमिटेशन अंडर रेगुलेशन एप्लीकेबल टू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन टर्म ऑफ अमेंडेड आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इज 30 years एंड नॉट 12 years। ये स्पेसिफिक वहां पे मेंशन किया गया है। कहां पे, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के कमेंट में आप देख सकते हैं इसको। अब कई महत्वपूर्ण जजमेंट भी है जिसमें इस पीरियड को 30 years बताया गया है। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट में तो लिखा ही गया है, अन्य जजमेंट में भी कोर्ट ने इसको अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं, उसका पीरियड क्या होगा, 30 years होगा। एक केस लेते हैं, मनसाराम मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट डेटेड है 1 अप्रैल 2019। ऑनरेबल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड हाईकोर्ट ने WPC नंबर 1225 ऑफ 2019 में निर्णय दिया कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 71A ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट has been held to be
barred by limitation since the said application has been filed after lapse of the period of 30 years. इस जजमेंट में, इस संदर्भ में जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फूलचंद मुंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जजमेंट ऑफ झारखंड हाई कोर्ट इन द केस ऑफ महादेव ओरांव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कई केस हैं जिसमें न्यायालय ने निर्णय देते हुए सेक्शन 71A के तहत रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने की अवधि की अधिक्रम सीमा 30 वर्ष निर्धारित किया है। यह वेल सेटल लॉ है कि CNT एक्ट की धारा 71A के तहत पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रयोग डिप्टी कमिश्नर 30 साल की उचित अवधि के भीतर ही कर सकते हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही 30 वर्ष की अवधि सीमा लागू होगी। जो इस क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत नहीं आते, जो बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन में निर्धारित शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां यह सीमा 12 वर्ष है, ना कि 30 साल। एक बात ध्यान देने की है कि 30 वर्ष के इस लिमिटेशन पीरियड का कंप्यूटन कब से होगा? डेट ऑफ ट्रांसफर से होगा। जिस डेट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भूमि ट्रांसफर किया गया, जिसको आप कहते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CNT एक्ट, उस ट्रांसफर के डेट से ये 30 इयर्स का पीरियड कैलकुलेट होगा। यानी 30 इयर्स का पीरियड लैप्स कर जाने के बाद 71A के प्रोविजन के तहत उपायुक्त को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को इंटरटेन करने का अधिकार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आफ्टर लैप्स ऑफ 30 इयर्स इज नॉट मेंटेनेबल। हमने कहा कि सेक्शन 71A के तहत बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही 30 वर्ष की सीमा की अवधि लागू होगी। बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, दिस हैज बीन इनेक्टेड एज ए रेगुलेशन टू मेक सर्टेन प्रोविजन and to amend certain laws in their application to the scheduled areas in the state of Bihar for peace and good governance of the area. बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 की एप्लीकेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव है और इस संशोधन द्वारा लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 65 में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अचल संपत्ति के संबंध में सीमा की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत जोड़े गए हैं सेक्शन 71A, जिसका प्रभाव शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास पर नहीं होगा। स्पष्ट है, यहां स्पष्ट मेंशन किया गया है कि इसका प्रभाव सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर ही होगा, अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का CNT एक्ट सेक्शन 46(4) से प्रभावित होगा। CNT एक्ट सेक्शन 46(4) में प्रोविजन क्या है? रजिस्ट्रेशन व्हेन टाइम बार्ड, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन अचल संपत्ति के ट्रांसफर के दिन से 3 वर्ष के अंदर कर दिया जाना चाहिए। वहां पर 3 वर्ष की अवधि दी गई है। अधिनियम की धारा 46(4) में कहा गया है कि जिस दिन संपत्ति का हस्तांतरण सेक्शन 46 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, उस तिथि से 3 साल के भीतर किसी भी समय रैयत के आवेदन पर उपायुक्त रैयत को ऐसी संपत्ति पर कब्जा दिला सकते हैं, लेकिन निर्धारित नियमों के तहत अधिनियम की धारा 46(4) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की अनुमति केवल तभी दी गई है जब संपत्ति हस्तांतरण के 3 साल की अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दायर किया गया है। इस विषय पर ऑनरेबल जस्टिस गुरुशरण शर्मा जी, झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट जयपाल करमाली वर्सेस बिशुन सुंडी एंड अदर्स, यह जजमेंट 23 अगस्त 2003 का है। यह केस हजारीबाग जिले का है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाद हजारीबाग जिले में है, स्थित भूमि से संबंधित है। हजारीबाग जिला अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है,
अतः हजारीबाग जिले में अनुसूचित क्षेत्र एरिया से बाहर है, शेड्यूल्ड एरिया से बाहर है और यहाँ पर सेक्शन 71A अप्लीकेबल नहीं होगा। CNT एक्ट सेक्शन 71A को बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 69 के आधार पर कानून के तहत लाया गया है। उक्त रेगुलेशन केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, इसलिए अधिनियम की धारा 71A का प्रावधान हजारीबाग जिले में लागू नहीं है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धारा 46(4) रजिस्ट्रेशन की अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष की बात आती है, हम लोग बार बार 12 ईयर्स की बात करते हैं कि जो एरिया शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है वहां 12 ईयर्स की बात करते हैं। लिमिटेशन एक्ट भी तो लागू है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान CNT एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन केस में भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 65 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन रिकवरी की सीमा 12 ईयर्स निर्धारित है और CNT एक्ट रेड विथ लिमिटेशन एक्ट। आर्टिकल 65 क्या है? आर्टिकल 65 to Schedule 1 of the Limitation Act 1963 prescribes a timeline of 12 years within which an aggrieved person may file a suit for recovery of possession of removed property or any interest thereon based on property title. इसी को सेक्शन 71A के परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत हो तो रजिस्ट्रेशन का केस 30 वर्षों तक उपायुक्त के पास फाइल किया जा सकता है, या यूं कहें कि उपायुक्त 30 वर्ष की अवधि के अंदर फाइल किए गए किसी भी एप्लीकेशन को पर सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद यही रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो उपायुक्त को अधिकार नहीं है कि उस पर सुनवाई कर सके। एक बहुत ही रिलेवेंट केस है, धनबाद का ही केस है, सुरेशदेव सिंह वर्सेस कमिश्नर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। ये रिपोर्टेड है केस है 1993 1 PLGR पेज नंबर 473 पे। जस्टिस SV सिन्हा पटना हाईकोर्ट, केस नंबर सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 1528 ऑफ 1986 आर। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पीरियड ऑफ filing application under section 46(4)A is 12 years, not 30 years. Amended provision of section 65 of Limitation Act is not applicable. Amended provision means applicability for 30 years. ये applicable होगा कहाँ? सेक्शन 71A में applicable होगा। कहाँ, किस पर? शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। किस क्षेत्र में? शेड्यूल्ड एरियाज में। स्पष्ट है, सेक्शन 71A के तहत रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने की अधिकतम अवधि 30 वर्ष है और सेक्शन 46 के तहत यह अवधि 12 वर्ष है। अब प्रश्न है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 71A ऑन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड फाइल्ड बाय पर्सन क्लेमिंग लैंड बाय वे ऑफ परचेज बाय रजिस्टर्ड सेल डीड। अब किसी व्यक्ति ने रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा खरीद की है और उस खरीद के माध्यम से भूमि का दावा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दायर नहीं किया जा सकता है। तो यहां भूमि के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन पर सेक्शन 71A लागू नहीं है। केस है, केस से एक झारखंड हाईकोर्ट का ही सरस्वती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का केस में भी ये जजमेंट दिया गया है, जो रिपोर्टेड है JCR पेज नंबर 427। ये तो है रजिस्ट्रेशन प्रोविजन। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के संबंध में प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा भी एप्लीकेबल है। ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा क्या है? सेक्शन 11 CPC सिविल प्रोसीजर कोड रेस जुडिकेटा का प्रावधान है। सेक्शन 46A(4) में भी लागू होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर सेक्शन 46(4) में भी रेस जुडिकेटा का प्रोविजन एप्लीकेबल है। क्या कहने का मतलब है? प्रीवियस ऑर्डर बाद की कार्रवाई में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के तहत कार्य करेगा। यानी अगर एक बार रजिस्ट्रेशन का केस का निर्णय हो जाता है तो उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः रजिस्ट्रेशन का
केस नहीं किया जा सकता है, रेस जुडिकेटा के सिद्धांतों के तहत प्रतिबंधित होगा। सेकंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। मैं समझता हूं कि आज आपको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के सेक्शन 71A के प्रावधान, इसकी एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। यह प्रावधान झारखंड में अपनी सेवा देने वाले विद्वान अधिवक्ताओं के लिए भी सहायक हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रावधान से अवगत हो सकें। साथ ही आपको आगे आने वाली वीडियो को भी मिलता रहे। धन्यवाद।